जय हिंद। आज हम जिस टॉपिक को लेकर के आपके सामने उपस्थित हैं, यही बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिसमें जो कि आप जिसका एग्ज़ाम देने वाले हैं, जेएसएससी, झारखंड पुलिस, उत्पाद सिपाही या फिर जीडी, ठीक है, इन सब के लिए ये बेहद ही महत्वपूर्ण टॉपिक होता है। आपका देखिए पेपर 3 होता है ना, पेपर 3 के अंतर्गत एक टॉपिक आता है सामान्य विज्ञान, ठीक है। वो सामान्य विज्ञान आपका वो विषय है जिसकी ज़रूरत यदि आपको थोड़ा सा समझ के साथ आप यदि तैयारी करके जाते हैं ना, तो इससे अच्छा खासा स्कोर कर सकते हैं। और ये वो भी विज्ञान जो कि आपका बेसिक मजबूत रहना चाहिए। इसके लिए आपको ये क्लास पूरी देखनी होगी और क्लास को चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आ जाता है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया ऊष्मा उत्पन्न करती है। देखिए क्वेश्चन समझेंगे कि कौन सी प्रक्रिया जो है ऊष्मा उत्पन्न कर रही है। ऊष्मा प्रोड्यूस करने वाले क्या चीज़ होगा, किससे ऊष्मा मिलेगा। तो आप यहाँ चारों ऑप्शन में से देख बता सकते हैं कि बर्फ़ का पिघलने से तो नहीं होगा, गर्म जल का उबलने से भी नहीं, वरना क्या होता है, ऊष्मा उत्पन्न होना चाहिए ना। तो जल का उबलने से भी नहीं होगा, जल का ठंडा होने से भी नहीं होगा, बल्कि कोई चीज़ का दहन करते हैं। दहन का मतलब होता है जलाना। यदि हम जलाते हैं कोई चीज़ ना, तो उसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है, जलवाष्प का संघनन किस प्रकार का उदाहरण। जलवाष्प जो होता है वाष्प बनकर उड़ रहा होता है, वो संघनित होगा, माने जमा होगा, इकट्ठा होगा, वो क्या कहलाएगा। यानी वो जलवाष्प क्या है, गैस है, और गैस जो है एक जगह जमा होगा। जैसे देखे होंगे कोनो बर्तन उर्तन में मम्मी को खाना बनाते हुए ऐसे करके वो बर्तन से भाप निकलते रहा, तो ऊपर एगो ढकना रहा, तो उसमें टप टप गिरने लगता पानी, है कि नहीं। तो वो चीज़ें तो वो क्या हो जाता है, देखिए वो क्या है कि जलवाष्प का संघनन, जलवाष्प का जो संघनन है वो किस प्रकार का उदाहरण है, तो गैस से द्रव में परिवर्तन होने का उदाहरण है। क्या चीज़ का है, गैस से द्रव में परिवर्तित होने का उदाहरण है। गैस से द्रव में परिवर्तित होने का उदाहरण है, किससे, गैस से द्रव में परिवर्तित होने का उदाहरण है। गैस से द्रव में परिवर्तित होने का उदाहरण, ठीक है। नेक्स्ट अगला अगला क्वेश्चन देखिए, शुद्ध पदार्थ की पहचान करने के लिए कौन सी विधि उपयुक्त है ना। शुद्ध पदार्थ का यदि हम पहचान करेंगे तो उसके लिए कौन सी विधि सबसे उपयुक्त होती है। तो कौन सी विधि है, देखिए एक है तो ये आसवन विधि है ना, ये आसवन विधि भी आपका ठीक है, आसवन विधि भी ठीक है आपका। और दूसरा हो जाता है क्रिस्टलन विधि। आसवन विधि भी ठीक है और क्रिस्टलन विधि भी ठीक है। तो आसवन विधि आपका 1 नंबर में, क्रिस्टलीकरण जो है वो आपका 3 नंबर में है। तो ऐसी स्थिति में आप देख सकते हैं तो 1 और 3 दोनों सही हो रहा है, अर्थात ये वाला ऑप्शन सही है। कौन सा, ये जो आपका 4 नंबर ऑप्शन है, 1 और 3 दोनों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। धातुओं की कौन सी विशेषता है। धातु तो समझते ही आप लोग, लोहा, तांबा, सोना, चांदी, सबका क्या विशेषता हो सकता है। धातु की कौन सी विशेषताएं है, ये भंगुर होते हैं, बिल्कुल नहीं। धातु तन्य होते हैं, आघातवर्धी होते हैं, ये भंगुर नहीं होते हैं। तो ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है, ठीक है। ये विद्युत के सुचालक होते हैं, तो गारंटी होता है तांबा चालक होता है कि नहीं, तो ये विद्युत का सुचालक होते हैं। अभी अम्ल के प्रतिक्रिया नहीं करते हैं, यहाँ ध्यान दीजिए, वे अम्ल से प्रतिक्रिया नहीं करते हैं, ये गलत लिखा है। वे अम्ल से प्रतिक्रिया करते हैं और हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। कौन सी गैस मुक्त करते हैं, हाइड्रोजन गैस। तभी ऊष्मा का कुचालक होती है, ये भी बात गलत है। इसमें तो धातु में जो है ऊष्मा का, और धातु जो है ऊष्मा का सुचालक होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किसी पिंड का भार किस पर निर्भर करता है। कोई भी पिंड है, कोई वस्तु है, यदि उसका भार जो है किस पर निर्भर करता है, भार वो कितना भारी लगेगा, वो किस पर निर्भर करता है, ठीक है। आपके पास ऑप्शन है, देख सकते हैं, ये ऑप्शन है घनत्व, स्थान, आकृति, पिंड की आकृति, 1 और 2 दोनों। बात को समझिएगा, कोई चीज़ आप सिंपली यहाँ पर उठा लीजिए, ठीक है, और उसी को, वही इतना बड़ा पत्थर आप यहाँ पर उठाइए, फिर इसी को जो है आप क्या कहता है पानी में वही पत्थर उठाइएगा, तो आपको निश्चित तौर पर पानी में वो पत्थर क्या लगता है, हल्का लगता है। यानी स्थान पर निर्भर करता है कि वस्तु कितना भारी लगेगा या नहीं लगेगा। या कोई वस्तु यहाँ पर पृथ्वी पर यदि कुछ है 6 किलो का ना, तो चंद्रमा पर वो 1 किलो का, मतलब सॉरी, यहाँ पर कहते हैं कोई भी वस्तु जो यहाँ पर मतलब 6 न्यूटन का भार दिखाता है, तो चंद्रमा पर वो 1 न्यूटन का भार दिखाता है। 1 बाई, देखिए चंद्रमा पर जो भार होता है तो 1/6 इंटू पृथ्वी पर जो उसका भार होता है, पृथ्वी पर भार ये होता है, ठीक है।
तो यानी क्या हुआ, स्थान बदलने से जो है इस पर भार पर अंतर पड़ता है। यानी क्या क्वेश्चन कह रहा था, किसी पिंड का भार किस पर निर्भर करता है, तो बिल्कुल वो किस पर निर्भर करता है बच्चों, वे निर्भर करता है स्थान पर। ठीक है, जैसे कोई आप ऐसे उठाते हैं या फिर कहते हैं वो पानी के अंदर कोई वस्तु को उठाते हैं तो आपको पानी में निश्चित तौर पर हल्का महसूस होता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ मिश्रण है, ये देखिए एकदम सरल क्वेश्चन सा है, कौन सा मिश्रण है। तो मिश्रण सिर्फ देख करके न चल जाए, इसको यहाँ समझे कि कोई पदार्थ की जब बात आती है तो इसमें आपको याद रखना है कि पदार्थ जो आपको ना यहाँ पर तीन रूप में देखेंगे, एक होता है तत्व, दूसरा होता है क्या, यौगिक, तत्व यौगिक, और तीसरा होता है मिश्रण, तत्व यौगिक और मिश्रण। जब कोई पदार्थ जो है ना एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बने होते हैं, सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बने होते हैं, तो उसको तत्व कहते हैं। यदि वो परमाणु, यदि वे कोई तत्व जो है यदि कोई पदार्थ दो या दो से अधिक, है ना, दो या फिर दो से अधिक परमाणुओं के एक निश्चित अनुपात में संयोग करने से यदि कुछ बना है तो वो कहलाएगा यौगिक। जैसे जल में देखिएगा तो H2O होता है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन का दो परमाणु है, ऑक्सीजन का एक परमाणु है, तो एक निश्चित अनुपात है यहाँ पर, है ना। तो एक निश्चित अनुपात में जो है संयोग करके जब बनाता है कोई नया पदार्थ का निर्माण होता है तो उसको क्या कहते हैं, यौगिक कहते हैं। और एक चीज़ आ जाता है मिश्रण। मिश्रण में कुछ नहीं, शरबत समझ लीजिए, है ना। तो मिट्टी क्या एक प्रकार से मिश्रण है, इसमें तरह तरह की चीज़ें जो है अलग अलग मात्रा में मिली हुई है, कोई यहाँ निश्चित अनुपात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा है। देखिए, जीवन की सबसे छोटी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या है। जीवन की सबसे छोटी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है तो वो है कोशिका। और कोशिका के अंदर सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा है। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा है, तो सबसे महत्वपूर्ण भाग हो जाता है हम लोग का केंद्रक। सबसे महत्वपूर्ण भाग क्या हो जाता है, केंद्रक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, देखिए जल का क्वथनांक कितने डिग्री सेल्सियस पर होता है। जल जो है क्वथित होता है, क्वथित मतलब उबलने लगता है, कितना डिग्री सेल्सियस पर यह जल मतलब उबलने लगता है, तो ये होता है 100 डिग्री सेल्सियस पर। कितना पर, 100 डिग्री सेल्सियस पर, 100 डिग्री सेल्सियस पर, कितना डिग्री सेल्सियस पर, 100 डिग्री सेल्सियस पर ये उबलने लगता है। ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस पर ये उबलने लगता है। एक सेकेंड, हाँ, जल का क्वथनांक जो है, जल का क्वथनांक कितना डिग्री सेल्सियस पर होता है, तो जल का क्वथनांक हो जाता है आपका 100 डिग्री सेल्सियस पर, 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हम लोग का, अपचायक अपचायक अभिक्रिया में क्या होता है। अपचायक अभिक्रिया, ये अपचायक अभिक्रिया क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। ऐसी अभिक्रिया, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी तत्व के साथ यानी किसी पदार्थ के साथ यदि ऑक्सीजन हट जाए तो उसको कहते हैं अपचयन, और यदि ऑक्सीजन जुड़ता है तो उसको कहते हैं उपचयन। फिर से समझिएगा, यदि किसी अभिक्रिया में किसी पदार्थ के साथ ऑक्सीजन जुड़ता है तो उसको कहते हैं उपचयन, और यदि ऑक्सीजन हट जाए तो उसे कहते हैं अपचयन। तो सबसे पहले यहाँ देखिएगा, ऑक्सीजन जिसमें हटेगा, यानी यह बात सही है। ठीक है, साथ ही साथ क्या कहते हैं, ऑक्सीजन हटेगा तो कहलाएगा अपचयन। अपचयन का मतलब है अपचायक। ठीक है, अपचायक अभिक्रिया। साथ साथ ऑक्सीजन हटेगा और हाइड्रोजन जुड़ता भी है उसमें। ठीक है, ऑक्सीजन का हटेगा, ऑक्सीजन हटेगा और हाइड्रोजन जुड़ेगा। ऐसी स्थिति में क्या हो गया, कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है, ये 4 नंबर सही है। मतलब ऑक्सीजन हटेगा भी और हाइड्रोजन जुड़ेगा भी, तो उसको कहेंगे कौन अभिक्रिया, अपचायक अभिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के पास है, निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु का सबसे छोटा कण है। इसको समझिए, परमाणु के 3 मौलिक कण होते हैं। क्या क्या मौलिक कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर बात आ जाती है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में, तो इसको समझिए। परमाणु का आकार होता है गोलाकार। ठीक है, परमाणु का आकार कैसा होता है, गोलाकार होता है। बीच में इसका होता है नाभिक। और इस नाभिक में क्या होता है, इस नाभिक में होता है, इस नाभिक में होता है आपका प्रोटॉन होता है, सॉरी, इस नाभिक में होता है आपका प्रोटॉन
ये इस पर धन आवेश रहता है, और रहता है न्यूट्रॉन, इस पर जीरो आवेश रहता है। और जो इलेक्ट्रॉन जो होता है, ये जो इलेक्ट्रॉन होता है ना, ये इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर चक्कर लगाते रहता है। ये पहली कक्षा में दो गेल घूरता है, उसके बाद जो है इसके बाद दूसरा कक्षा आ जाएगा ना, तो दूसरा कक्षा में जब आएगा, तो दूसरा कक्षा में ये 8 को घूरता है। 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरह से ये घूमता है। और बीच में क्या था? प्रोटॉन था और न्यूट्रॉन। क्या था? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। यही प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ रहता है? इस नाभिक में रहता है। कहाँ रहता है? नाभिक में रहता है। ऐसे में आप समझिएगा। तो निम्नलिखित में से परमाणु का सबसे छोटा कण पूछ रहा है। सबसे छोटा कण होता है इलेक्ट्रॉन, जो इसमें मतलब नाभिक के चारों ओर घूमता है। देखिएगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ पर होता है? नाभिक में होता है। ये भी क्वेश्चन आपके साथ क्लियर हो रहा है। इलेक्ट्रॉन जो है इसके चारों ओर चक्कर लगाते रहता है। तो बताइए सबसे छोटा कण कौन सा हो गया? सबसे छोटा कण हो गया आपका इलेक्ट्रॉन। चले आगे क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। पृथ्वी की सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं? पृथ्वी की सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं? पृथ्वी की सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं? देखिए, ये यदि पृथ्वी हो गई तो इसका जो है सबसे बाहरी परत को क्या कहेंगे? तो इसको कहेंगे बाबू स्थल मंडल। क्या कहेंगे? स्थल मंडल कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए, तत्वों की आधुनिक आवर्त सारणी किसके आधार पर व्यवस्थित की गई? देखिए, तत्वों की जो आधुनिक आवर्त सारणी का जो व्यवस्था किया गया है ना, तो वो किस आधार पर किया गया है? वो आधार क्या है? वो आधार क्या है, ये बताना है मुझे। हाँ, वो आधार क्या है? तत्वों की आधुनिक आवर्त सारणी किसके आधार पर व्यवस्थित की गई है? तो वो है आधार हम लोग का परमाणु संख्या। क्या है? परमाणु संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों कि बल का एसआई मात्रक क्या है? बल का एसआई मात्रक क्या है? बल का एसआई मात्रक न्यूटन है। बल का एसआई मात्रक न्यूटन है। सर आइजैक न्यूटन के सम्मान में बल का एसआई मात्रक न्यूटन रखा गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, कोशिका के अंदर ऊर्जा का उत्पादन किस अंग में होता है? कोशिका के अंदर जो है ऊर्जा का उत्पादन किस अंग द्वारा होता है? तो वो है आपका माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है कोशिका का बिजली घर। कोशिका का बिजली घर किसे कहा जाता है? कोशिका का बिजली घर। बिजली घर, कोशिका का बिजली घर किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का बिजली घर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जा रहा है, ध्वनि किस माध्यम में सबसे तेज गति से यात्रा करती है? देखिए, ध्वनि जो साउंड होता है ना, तो साउंड को एक जगह से दूसरे जगह जाने में ना, उसके लिए कोई ना कोई रास्ता चाहिए, कोई ना कोई माध्यम चाहिए होता है, जिससे वो, जैसे यहाँ पर कुछ ब्लास्ट हो रहा था, अब यहाँ से कहीं और तक दूर तक साउंड जाएगा ना, तो इसको जाने के लिए कुछ ना कुछ एक माध्यम चाहिए उस साउंड को। तो वो माध्यम क्या हो सकता है? या तो वो ठोस होगा, या द्रव होगा, या फिर गैस होगा। ठीक है, अब यहाँ कहा गया है सवाल में कि ध्वनि किस माध्यम में सबसे तेज गति से यात्रा करती है? तो तेज गति से चलने वाला क्या है? किस में जो तेज गति से यात्रा करेगा? तो ठोस में करेगा। याद करिए, बचपन में आप लोग बनाए होंगे, धागा लेकर के उधर एगो पकड़ा होगा और आप भी एगो पकड़े होंगे, वो एगो डिब्बा में लगा करके वो फ़ोन बनाए होंगे। फ़ोन तो वो क्या दर्शा रहा है? यानी ठोस में जो है सबसे तेज गति से यात्रा करती है क्या चीज़? ध्वनि। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, रुधिर में ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा किया जाता है? देखिए, रुधिर में जो है, रुधिर यानी ब्लड है ना, उसमें ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा किया जाता है? यहाँ ऑप्शन को देख लेते हैं पहले। तो इनके ऑप्शंस हैं श्वेत रक्त कणिकाएँ, हीमोग्लोबिन, रक्त प्लेटलेट्स, या फिर रक्त प्लाज्मा। तो यहाँ पर समझिएगा, रक्त का रंग लाल होता है किसके कारण हो जाता है? ये हीमोग्लोबिन के कारण, है ना। और यही जो होता है हमारे ऑक्सीजन के परिवहन में भी सहायक होता है। ऑक्सीजन के परिवहन में सहायक होता है कौन? हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन के साथ जब ऑक्सीजन मिल जाता है ना,
तो उसको कहा जाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन, और वो पूरे शरीर में दौड़ जाता है। जहाँ ऑक्सीजन का ज़रूरत होता है पूरे शरीर में ऑक्सीजन छोड़ भी देता है, और ऑक्सीजन तब शरीर तब तक कार्बन डाइऑक्साइड तैयार करके रखता है। बोलता है अरे जा रहा रुक रुक हमारे साथ एक चीज़ बना है, यहाँ भी ये भी लेके चल जा। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है हीमोग्लोबिन में मिल जाता है, उसका नाम हो जाता है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। फिर वो आता है आपको फेफड़ा में, फेफड़ा उसको बोलते हैं जाओ जाओ यहाँ रख के क्या करेगा, जाओ हृदय में आता है, हृदय उसको भेजता है फेफड़ा में, और फेफड़ा से जो है कार्बन डाइऑक्साइड बाहर हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन होता है। लेकिन ऐसा करने में जो मुख्य रोल निभाता है वो कौन होता है, वो होता है आपका हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? प्रकाश वर्ष, देखिए प्रकाश वर्ष ना एक ऐसा मतलब मात्रक है जो ना मतलब कोई भी प्रकाश का एक वर्ष में तय की गई दूरी को दर्शाती है। ठीक है ना, साल भर में कोई भी प्रकाश मतलब प्रकाश किरण कितनी दूरी तय कर सकती है। जबकि आप सभी जानते होंगे प्रकाश का स्पीड कितना हो जाता है निर्वात में, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। इसका मतलब है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड, 3 लाख किलोमीटर हर सेकेंड जाता है। जबकि एक साल में तब कितना दूर जाएगा, उसी दूरी को कहते हैं प्रकाश वर्ष। तो बताइए प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, डीएनए की संरचना किसके द्वारा की गई है? मतलब डीएनए को जो है, डीएनए का पता जो है या फिर डीएनए से मतलब पूरा इसमें रिसर्च जो है किसने किया? तो वो थे आपका वाटसन और क्रिक। चलिए वाटसन और क्रिक है ना, वाटसन और क्रिक। तो इन्होंने जो है इसका बहुत अच्छा से खोजबीन किए। तो वो क्या किए उनके बारे में ज़रा पढ़ते हैं, ज़रा ध्यान से सुनिएगा आप लोग। सवाल कहता है सवाल क्या है, मतलब इसके बारे में वर्णन है। कहता है डीएनए की संरचना का निर्धारण जेम्स वाटसन, देखिए आ गया नाम, जेम्स वाटसन और फ्रांसीसी क्रिक द्वारा किया गया था। 1953 में जो उन्होंने डीएनए की द्वि हेलिक्स और संरचना की खोज, जो आनुवंशिक जानकारी की संरचना और प्रतिकृति के सिद्धांत को समझने में महत्वपूर्ण साबित हुई है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन में है, पौधों में जल का परिवहन किस ऊतक से होता है? देखिए पौधों में 2 संवहन ऊतक होते हैं, है ना, इसमें क्या बोले, संवहन ऊतक। पौधों में 2 संवहन ऊतक होते हैं। ये संवहन ऊतक का मतलब ये कोई ना कोई सामान को ढो करके ले जाएगा या फिर कहीं से ले करके आएगा। तो इसके लिए 2 चीज़ें होती है। इसके लिए जो है कितनी होती हैं? 2 चीज़ें होती हैं। वो क्या चीज़ है बाबू? एक होता है जाइलम, जाइलम, और दूसरा होता है फ्लोएम, जाइलम और फ्लोएम। ठीक है, तो जाइलम क्या करता है, ध्यान से समझिएगा। जाइलम जो है जाइलम जो है कोई इस तरह से जो है ना, एक सेकेंड, जाइलम जो है मान लीजिए कोई इस तरह से एक पेड़ बना हुआ है। अब यहाँ से जाइलम जो है क्या करता है, नीचे से जैसे जड़ों के द्वारा वो जल को अवशोषित करके जो ना हर भाग तक पहुँचा देता है। कौन? जाइलम। तो जाइलम क्या लेके जाता है? जल और खनिज लवण को लेके जाता है। लेकिन यहीं पर बात आ जाती है जब फ्लोएम की, तो फ्लोएम क्या होता है देखिएगा। फ्लोएम में जैसे यहाँ पर पत्तियाँ हैं, है ना, ये पत्तियाँ हैं, और इन पत्तियों में से जो भोजन तैयार होता है, पौधे का भोजन कहाँ बनता है? पत्तियों में बनता है। तो इस भोजन को जो है फ्लोएम ऊतक जो है क्या करते हैं, यहाँ से लेकर के ट्रांसफ़र करके यहाँ जड़ तक पहुँचाते हैं। जगह मतलब हर पार्ट को, पौधे के हर पार्ट को पहुँचा देते हैं। तो फ्लोएम भी अच्छी तरह काम कर रहा है और जाइलम भी अच्छी तरह काम कर रहा है, लेकिन दोनों का काम बटा हुआ है। बोलो, तो यहाँ सवाल किसका था? सवाल था जल का परिवहन। सवाल किस पर था? जल का परिवहन। तो जल का परिवहन किसके द्वारा किया जाएगा? तो वो जाइलम के द्वारा किया जाएगा। समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओजोन परत का मुख्य कार्य क्या है? ओजोन परत देखिए हमारे वायुमंडल का जो है एक महत्वपूर्ण जो है क्या बोलना पहलू है। तो ओजोन परत का जो है प्रमुख कार्य क्या है? तो ओजोन परत जो है इसका प्रमुख कार्य होता है सूर्य के पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करना। ये करता है, सूर्य के पराबैंगनी किरणों से रक्षा करती है। ठीक है, ये ओजोन परत जो है पृथ्वी के लिए एक छतरी के समान है। यह सूरज से आने वाले हानिकारक पराबैंगनी किरणों को
किरणों से हमारी रक्षा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जाना जाता है जल का सूत्र, है ना। जल का सूत्र बहुत ही आसान है। जल का सूत्र क्या हो जाता है, H2O हो जाता है। क्या हो जाता है, H2O हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है पृथ्वी के वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है। पृथ्वी के वायुमंडल में जो है सबसे ज़्यादा कौन सा गैस पाया जाता है, तो कौन सा गैस पाया जाता है, ये है नाइट्रोजन। कौन सा गैस पाया जाता है, नाइट्रोजन। कितना परसेंट पाया जाता है, सॉरी ये पाया जाता है आपका 73%। कितना पाया जाता है, 73%। तो 73% क्या मिलता है, नाइट्रोजन मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन न्यूटन का तीसरा नियम क्या कहता है। न्यूटन ने 3 नियम दिए थे और तीनों नियम को व्याख्या को समझते हैं। देखिए पहला नियम था उनका, कोई वस्तु स्थिर अवस्था में या एक समान गति की अवस्था में तब तक बनी रहती है जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल कार्यरत न हो। यह पहला नियम था। दूसरा नियम था किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगने वाले असंतुलित बल की दिशा में बल के समानुपाती होती है। और थर्ड उसका नियम था, मतलब जब एक वस्तु दूसरे वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरा वस्तु भी पहली वस्तु पर तात्क्षणिक बल लगाती है। यह बल परिमाण में बराबर परंतु दिशा में विपरीत होता है। मतलब एक मारा इस साइड से, दूसरा मारेगा ये साइड से। ठीक है ना, यही बात है। अर्थात न्यूटन का जो है तीसरा नियम जो है क्या बताता है, दोनों विपरीत है ना। यानी क्या है, दोनों कैसा है, तो विपरीत है। तो प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होती है। प्रत्येक क्रिया के बराबर क्या होती है, विपरीत प्रतिक्रिया होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं सजीवों में आनुवंशिक जानकारी आदान प्रदान करने वाला आदान प्रदान किसके द्वारा होता है। जो सजीव है तो उसमें जो है आदान प्रदान किसके द्वारा होता है, क्या चीज़ का, आनुवंशिक जानकारी का। आनुवंशिक जानकारी का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है, तो वो कौन सा है, वो चीज़ होता है डीएनए, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, है ना। इसी के द्वारा जो होता है माता पिता का गुण जो है उनके बच्चों में जाते हैं, आनुवंशिक गुण कहते हैं उसको। मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण किस अंग द्वारा होता है, तो मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण जो है यही है ना गुर्दे के द्वारा